गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स, टुडे आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हमने पहले लेक्चर में आपको मैंने जेकेपीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, एक सिलेबस के मुताबिक बारे में। एंड आफ्टर दैट द टेक्निक्स हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, हमने अपने सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। और इसमें हमने पहला लेक्चर जो मैंने दिया था जीकेपीएससी के 10+2 लेक्चर्स के सीरीज के हिसाब से, तो हमारा सिलेबस में जो पहला ही टॉपिक था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम चासर टू टीएस इलियट। तो फ्रेंड्स, हमने वो वीडियो भी अपलोड कर दिया आपके सामने। नो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि हिस्ट्री फ्रॉम चासर टू टीएस इलियट तो हमने पढ़ा, बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है जो कि हमारे, क्योंकि ये लेक्चर हम इन जनरल में मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जेकेपीएससी के माध्यम से तो हम कर रहे हैं जेकेपीएससी की लेक्चरशिप के लिए। बट एट द सेम टाइम सेम जो स्टडी जो रहेगी वो रहेगी आपका यूजीसी नेट के लिए, किसी कॉलेज के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, या किसी स्टेट के टीचिंग जॉब्स के लिए जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के लिए। सो फ्रेंड्स, आज मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इन ब्रीफ एक शॉर्ट में और इन ए सिंपल वे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स हाउ इंग्लिश बिकम ए लैंग्वेज, और किस तरह से इंग्लिश वजूद में आई। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आप फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी मुझे सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, एक एनर्जी मिलती है मुझे भी काम करने की। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, इन दिस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पार्ट वन, ये पार्ट वन रहेगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कहाँ तक जाके हमारी इंग्लिश लैंग्वेज किन किन डायलेक्ट्स को लेके क्या क्या बीच में प्रॉब्लम्स रही, क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या कहाँ से लेके क्या क्या हुआ, कौन कौन सी ट्रांजिशंस इसके बीच में आई। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट वन है। इसके बाद हम तकरीबन 3-4 पार्ट में इसको हम करेंगे, जहां तक कि हम फिर हम जाके पहुंचेंगे एज ऑफ चासर तक। तो ये वाला वीडियो लंबा होने वाला है, और फ्रेंड्स इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने देने वाला हूँ, जिसमें स्किप करने से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट सकता है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मैंने मेहनत की इसके साथ, 3-4 दिन लगाए हैं। इससे पहले मैंने इस पे काम किया, पर दोबारा से फिर से अपने आप को अपडेट करने के लिए, ताकि इसमें कोई चीज़ ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए। सो आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है, और शेयर तो बनता ही है। सो फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा। लेट अस गो थ्रू दिस जर्नी। फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मेरी लैंग्वेज सिस्टम को समझने के लिए वर्ल्ड लैंग्वेज सिस्टम जो है, ये दिस इस ट्री के मदद से, लैंग्वेज ट्री की मदद से मैंने दिखाया है, यहाँ पे कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ट्री है दर्शाता हमें, ये बताता है, एक्सप्लेन करता है कि हमारी जो फैमिली है लैंग्वेजेस की, क्या है, इंडो यूरोपियन फैमिली से निकला हुआ है, जिसमें इंडो यूरोपियन जो इसकी रूट्स हैं, वहां से आप यूरोपियन लैंग्वेजेस की तरफ जाएंगे। अगर राइट साइड में जो ट्री है की ब्रांचेस है, तो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आप जाएंगे, तो देखो यहाँ पे आगे से फिर जाके और नेक्स्ट ब्रांचेस, जो ब्रांचेस यहाँ से इसकी निकलती हैं, उसमें सबसे बड़ी एक जर्मेनिक ब्रांच है, जर्मनिक है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें इनको फोकस जूम करना पड़ेगा। रोमानिस है,
फिर सेल्विक है। हाँ, आप देखिए यहाँ पे रशियन है ऊपर, जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, कर्सर पे रशियन है। इसके बाद जाके ये कोई यूक्रेनियन है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश। इसी तरह से बहुत सारी नॉर्थ जर्मनी के ये लैंग्वेज, डानिश है, स्वीडिश है। तो फ्रेंड्स, इट मीन जिस लैंग्वेज की हम बात करें, ये किस किस फैमिली से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो इसके स्टार्टिंग होती है इंडो यूरोपियन फैमिली से, और उसके बाद यूरोपियन फैमिली है। यूरोपियन में भी हमारी इंग्लिश कहाँ से आती है, देखिए यहाँ पे कर्सर रखा मैंने, जर्मेनिक फैमिली। किस फैमिली से ये, जर्मेनिक फैमिली से क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉम विच पार्ट, किस एक पार्ट से ये इंग्लिश लैंग्वेज हमारी आई है। इसकी क्या, ये जर्मनी की जर्मेनिक जो ट्राइब्स थे, जर्मेनिक जो डायलेक्ट्स थे, उसी से निकल के ये हमारे सामने उभर के आई इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे जर्मन है, इंग्लिश है। तो आप इसमें देखेंगे, अब जर्मन के साथ साथ रोमांस लैंग्वेज, जिसमें स्पेनिश है, पुर्तगीज है, जर्मनी है, इटालियन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस जो हैं, इंडो यानी लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, जैसे इंडिक है, सेंट्रल जोन है, कुछ ये क्या कौन से है, ईरानियन है, पुश्तू है। अभी आप देखिए पेरिशियन है, पर्शियन है, आ, ये कुछ रुचि है। देखो आपकी पंजाबी, पंजाबी देखो, हमारा इंडो ईरानियन फैमिली जो लैंग्वेजेस की है, इसमें पंजाबी आ रही है, देखिए इसमें दिखाया है, इसमें सिंधी है। यहाँ पे देखेंगे हम इंडिक में जाके और देखेंगे, करंट जोन मराठी है, देखिए यहाँ पे मराठी है। अगर इसके साथ भी इधर जाएं तो कोई दक्कनी है। इधर कुछ ये बहुत ही आप इसको स्क्रीन शॉट लेके इसको जूम करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये उर्दू है, हिंदी है, जहाँ पे मैं ये कर्सर ले रहा हूँ, हिंदी है। इस जगह पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ मैं, उर्दू है। इस तरह से अगर हम यहाँ से आगे चलें, लेफ्ट साइड में और जाएं, बीच वाली जो बड़ी ब्रांच है, तो देखो बंगाली है, उड़िया है। इस तरह से बहुत सारी ये लैंग्वेज फैमिली, जो पूरी वर्ल्ड लैंग्वेजेस, जो मेन लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेज फैमिली को ये ट्री बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाता है हमें, जिससे हमें खासकर पता चलता है कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 4 क्वेश्चन मान लो इसमें आ सकते हैं, आने की बहुत गुंजाइश रहती है कि टू विच फैमिली और इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स, तो हमारी किस फैमिली से बिलोंग करती है, जर्मेनिक फैमिली। और इससे पहले की बात करें तो यूरोपियन है, इससे पहले बात करें तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोशिश की है, आई हैव ट्राइड, कि हम समझें। सबसे पहले हम पढ़ तो रहे हैं लैंग्वेज पर, वट लैंग्वेजेस। तो आप ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग आप जानते हैं लैंग्वेज होता क्या, पर फिर भी मैंने समझा कि अगर मैं नोट्स पर थोड़े प्रॉपर तरीके से बना लूँ, ताकि किसी भी लेवल से को, किसी पढ़ने वाले को, सुनने वाले को ये समझ आ जाए। क्योंकि जरूरी नहीं कि वीडियो सिर्फ हायर लेवल के लोग ही देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट ही देखेंगे। हो सकता है स्कूल लेवल के बच्चे भी देख सकते हैं, जिनके लिए काफी, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है काफी इंपॉर्टेंट है हर किसी लिए। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज है क्या, द लैंग्वेज रेफर्स टू द ऑरल और वर्बल मीडियम ऑफ communication that takes place in the communication or sharing of thoughts, views and events by the people। तो जो भी हमारा एक मीडियम है, कि जिसके जरिए से हम जो भी हमारे अंदर थॉट्स रहते हैं, व्यूज हमारे, उनको हम शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, दैट इज और लैंग्वेज। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो नाउ व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर क्या है, द टर्म इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश। और ये क्वेश्चन भी आता है, ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा, आपको जीके सेट के भी, किसी स्टेट के सेट जो होते हैं उसके लेवल से भी आ सकता है, और आपका किसी लेक्चरशिप या टीचिंग जॉब्स के लिए, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या हायर एजुकेशन है, कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल, वहाँ भी आ सकता है। तो यह है कि अब इंग्लिश लिटरेचर है कि क्या है, रेफर्स टू द लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश, लिखा तो इंग्लिश में है, बट बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या इंग्लिश में ही लिखा, बस यही इंग्लिश लिटरेचर। नो, दैट इज नॉट ऑल, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू एवरी लिटरेचर, हर वो एक लिटरेचर जो किसी भी भाषा में है, पर वहां से हमने उसको कहाँ पे ले गया है, हम उसको इंग्लिश में, उसको बाद में हमने इंग्लिश में लिखा है, उसको ट्रांसलेट करके, या किसी मीडियम से किसी दूसरी भाषा में था, उसके बाद हम उसको इंग्लिश में ले गए, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर। अब क्या है,
ये इंक्लूडिंग कंपोज्ड इन इंग्लिश बाय राइटर्स नॉट नेसेसरी इंग्लैंड, जरूरी नहीं इंग्लैंड के हों, ब्रिटेन के हों, जिनका ओरिजिनल प्लेस ऑफ इंग्लिश जो है ब्रिटेन है, या जिसको आप इंग्लैंड बोलते हैं मान, तो यूके जिसको कहते हैं। तो जरूरी नहीं, नॉन नेसेसरी कि सिर्फ इंग्लैंड के ही लोग हों उसमें लिखने वाले, और इंग्लैंड के लोगों ने लिखा और इंग्लिश में ही लिखा। तो कंपोज इंग्लिश बाय राइटर्स नॉट नेसेसरी फैमिली। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जोसेफ कॉनॉर्ड, ही वाज पोलिश। रॉबर्ट बर्न्स वाज स्कॉटिश, स्कॉटिश थे, वो इंग्लैंड के नहीं थे। जैम जाइस वाज आयरिश। डायलन थॉमस वाज वेलिश। देखो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, डिफरेंट एरिया से हैं, हमारे राइटर्स रहे हैं। तो एडगर एलन पो वाज अमेरिकन। सलमान रश्दी इज इंडियन, सलमान रश्दी हमारे इंडिया के। वीएस नाइपाल की बात करें तो वाज बॉर्न इन ट्रिनिडाद वैलेंदीर। तो नवकाव वाज रशियन, नवकाव जो वो कौन से, रशिया के हैं। इन अदर वर्ड्स, इंग्लिश लिटरेचर इज ए डाइवर्स एज ए वैरायटी एंड डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। एक बहुत ही डाइवर्स लैंग्वेज है, डाइवर्स है अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें हम, तो क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चीज, ये जो वराइटीज है इसमें डायलेक्ट्स की। तो इन academia, the term often labels departments and programs practicing English science studies in secondary and tertiary educational systems. But despite the variety of authors of English literature, the works of William Shakespeare, अगर हम बात करें कि बहुत सारे वैरायटीज रही हैं, वैरायटी मिली है डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट प्लेसेस से, तो despite the variety of authors of English literature, the works of William Shakespeare remain paramount throughout the English speaking world. पूरे जब भी, जिस भी टाइम आप उसको पढ़ें, तो ऑल टाइम बेस्ट हैं। अ, तो इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश लिटरेचर है क्या, किसी भी भाषा में कहीं से भी कोई ओरिजिन की कोई बाउंड्रीज की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप किसी जगह से हो, अगर आपने किसी भाषा में पहले लिखा उसके बाद आप इंग्लिश में उस चीज को लिखते हो, तो दैट इज आप क्या हो, वो लिटरेचर कौन सा है, वो इंग्लिश लिटरेचर में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बहुत सारी इंडियन के हमारे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह भाषाएं में लिखी लिखी गई कुछ पोइट्रीज थी या स्टोरीज थे, उनको बाद में जो है जगह मिली इंग्लिश लिटरेचर में, जब उनको इंग्लिश लिटरेचर में वहां से लिखा उसको, तो वो कौन से उस लिटरेचर को क्या कहते हैं, हमारा उसको हम कहते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू विल हैव गॉट इट दैट व्हाट इंग्लिश लिटरेचर इज। तो इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडिंग लिटरेचर कंपोज इन इंग्लिश बाय राइटर्स कहीं से भी। सो फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश लिटरेचर की बात की, अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। हम आहिस्ता आहिस्ता फ्लैशबैक मोड में आ रहे हैं, ऊपर वाली सतह से हम नीचे की तरफ गहराई में जा रहे हैं। वी आर डाइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट हैपेंड, हाउ इट अकर्स, हाउ इट ओरिजिनेटेड। सो फ्रेंड्स, हर एक चीज को देखने की बहुत जरूरत है। हाँ, तो फ्रेंड्स इंग्लिश अब लैंग्वेज की हमने पढ़ा, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि एक प्रोसेस है, एक मीडियम है हमारे पास अपने कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने का, अपने व्यूज को, अपनी जो हमारी थिंकिंग है, किसी अपनी किसी बात को दूसरे तक पहुंचाने का, चाहे वो आपका रिटर्न फॉर्म है, चाहे आपका कम्युनिकेशन वर्बल फॉर्म है, या कोई और फॉर्म है। तो अब इस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की, तो एक्चुअली इंग्लिश है क्या, इंग्लिश इसका नाम जो पढ़ा, अगर हम जनरली इसका पढ़ें एब्रिविएशन तो क्या है, इसको इंग्लिश की एब्रिविएशन जो फुल फॉर्म जो है वो है इंग्लैंड, ई फॉर इंग्लैंड, एंड फॉर नेशनल, इंग्लिश इंग्लैंड नेटिव, सॉरी नेशनल नेटिव है, इंग्लैंड नेटिव जर्नल लैंग्वेज इन सोशल हिस्ट्री। क्या है, इंग्लैंड नेटिव जर्नल लैंग्वेज इन सोशल हिस्ट्री, दैट इज इंग्लिश। तो बट एज वी आर डीलिंग विद द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इन इट्स केस इंग्लिश लैंग्वेज took its origin from different tribal dialects of different parts of the world। बहुत सारे कोलिजन्स हुए हैं, बहुत सारे यहाँ तक वार्स हुई हैं, बहुत सारी आपस में फ्यूड्स हुए हैं, ब्लडशेड हुआ है काफी, तो इस तरह से बहुत सारी काफी देर के बाद, काफी इसको सेंचुरी लगी हैं, जिसके बाद आहिस्ता 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 एक ऐसा गुट बना है उन ट्राइब्स का, जो फाइनली जिए, जो जिनका जो खत्म नहीं हुए,
जो बच गए तो उन लोगों ने क्या कि पीसफुली आपस में रहने की क्या डिसाइड कर लिया। और उस वक्त के जो भी डायलेक्ट वाले वो लोग थे, जो भी डायलेक्ट्स यूज करते थे, तो जो मेजॉरिटी वाले जो थे, जो डोमिनेंट डोमिनेट करते थे उसी चीजों पे, तो वही वाले डायलेक्ट में अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, क्योंकि हम इसी चीज तक जाने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश लिटरेचर जो है वजूद में आता है। इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज, इंग्लिश एक बोलने की भाषा पहले हमारे वजूद में आती है। तो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रियली स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ थ्री जर्मेनिक ट्राइब्स। थ्री जर्मन फैमिली जो है, अभी हमने लैंग्वेज फैमिली में आपको दिखाया है। तो जर्मन के थ्री ट्राइब्स जो थे, जो जिन्होंने इन्वेड किया ब्रिटेन पे ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी एडी में इन्होंने इन्वेज किया, हमला किया, कहाँ पे? ब्रिटेन पे। तो दीज ट्राइब्स एज शोन बिलो इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा नीचे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये थ्री ट्राइब्स जो थे, एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, ये लोग यहाँ पे आए। तो क्या हुआ, एक जगह पे हर कोई कोशिश कर रहा है कि दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करने की, उसको उस पर कंट्रोल करने की, उस पर अपना रूल करने की। तो हुआ क्या कि ये हाल, ब्लड शेड, खून रेजी हो रही है, जंग हो रही है। तो इस तरह से बहुत सही ये चीजें जो है देखने को मिली हैं। तो फ्रेंड्स, थीज मेन जो थ्री हमारे पास, जो माइटी जो ट्राइब्स थे, तो दीज थ्री मेन ट्राइब्स वर, ये कौन कौन से ट्राइब्स थे? द एंजल्स, द सेक्सन्स एंड द ज्यूट्स। ये तीन हमारे मेन ट्राइब्स थे। तो दीज ट्राइब्स पीपल क्रॉस द नॉर्थ सी फ्रॉम व्हाट टुडेज वी कॉल डेनमार्क जिसको कहते हैं, या नॉर्दर्न जर्मनी इसको बोलते हैं। तो वहां से उस सी के, ये समुद्र के रास्ते से देखो यहाँ से निकले हैं ज्यूट्स, एंजल और सैक्सन। यहाँ से अगर हम राइट साइड की बात करें, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, या जहाँ पे आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है उसके नीचे ये नक्शे के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश की है। देखो ये यहाँ पे ज्यूट्स हैं, एंजल्स हैं बीच में, सेक्शंस, तो थ्री ट्राइब्स ये में माइटी, क्योंकि एक्चुअल ट्राइब्स तो बहुत सारे थे, फेरिशियंस थे, फेरिशियन थे, फ्रैंक्स थे, आप देखो यहाँ पे पिक्स थे, ब्रिटन्स थे। लेकिन एक्चुअली ये सात इससे तो मल्टीपल ये ट्राइब्स थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आपस में लोग लड़ते गए, तो कुछ ट्राइब जो बेचारे वीक थे वो खत्म होते गए, वैनिश होते गए। तो उनका सफाया होता गया, उसके बाद जो बचे वो आपस में दूसरों के साथ मिलते गए। तो यानी कि जो बड़े ट्राइब्स उनके साथ मिलते गए, तो आस्ता आस्ता क्या हुआ, उन लोगों का एक ग्रुप बन गए। तो फाइनली व्हाट हैपन, ये सात ट्राइब जो थे, जैसे मैंने बात की, ये ज्यूट्स, एंजल्स, सेक्सन्स, फ्रिशियंस थे, फ्रैंक्स थे, ये पिग्स थे, जहाँ पे मैं इस कर्सर घुमा रहा हूँ, पिग्स थे, ब्रिटन्स थे। तो इस तरह से ये सारे लोग क्या हुआ, ये माइटी पोर्स जो थी, अब ये यहाँ पे आके इंग्लिश एंजल्स की बात, जहाँ पे मैं इस कर्सर घुमा रहा हूँ, इंग्लिश एंजल्स, यही वो पार्ट है जिसको हम ईस्ट मिडलैंड भी कहते हैं, जहाँ की डायलेक्ट्स नहीं, इसी जगह पे ये सारा कुछ इसी जगह पे बहुत मेजर ये जो पार्ट था, सेंट्रल फोकसिंग पॉइंट यही था। या बहुत सारी चीजें हुई। तो पिक्स आए, ब्रिटन्स आए, उसके बाद जैसे सेक्शंस है, एंजल सेक्शन, ड्यूड्स की बात की, तो ये लोग यहाँ से आते कि कुछ लोग पहले यहाँ पे थे, और ये भी यहाँ से चलते चलते यहाँ पे क्या हुआ कि लोग लड़ते हैं। तो होता क्या, लड़ाई से होता क्या, कुछ लोग मर जाते हैं, जो माइटी होता है वो जीत जाता है, और जो वीक होता है वो बेचारा या तो मारा जाता है या फिर सरेंडर कर देता है। तो सरेंडर के साथ साथ होता ये था कि मैक्सिमम लोगों को मारा ही जाता था पहले। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो सात जो लोग थे पहले, इन सातों में से क्या हुआ कि आखिरकार बाकी लोग वीक होते गए, उनको कुछ को मार गिराया गया, कुछ को कुछ उन्हें सरेंडर कर दिया। तो मिलते मिलते लास्ट में फाइनली कितने बचे हमारे पास? थ्री ट्राइब्स। थ्री ट्राइब, और थ्री ट्राइब कौन कौन थे ये? यही द एंजल्स, द सैक्सन्स, द जूट्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या हुआ कि अब हमारे पास कितने ट्राइब्स बचे? मेन थ्री ट्राइब्स हैं। तो मेजर डेवलपमेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ कि 450, ये सारा कहानी जो थी लड़ाइयों की, मैक्सिमम लड़ाइयों की कहानी क्या थी, 450 तक। इससे पहले बहुत सारे ट्राइब्स और मल्टी ट्राइब्स थे,
जो या तो मारे गए या फिर उनको असिसिनेट कर किया गया या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो खत्म ही हो गया। तो लास्ट में बचते, इससे पहले क्या बचे हमारे पास? सात। सात में से भी क्या हुआ, 7 ट्राइब्स में से क्या हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे, कि ये पिग्स, ब्रिटन्स, एंजल, सेक्शंस, ब्रिटन्स, फ्रैंक्स, थ्रेशियंस, सेक्शंस, एंजल, ज्यूट्स, ये सारे जो ट्राइब्स, 7 ट्राइब्स जो बचे थे माइटी पहले, इनमें से भी अब क्या हुआ कि इन लोगों ने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, जो वीकर थे उनने इन लोगों के साथ मिलना शुरू किया, ज्यूट्स, एंजल और सेक्शंस के साथ। तो जब इनके साथ मिला तो अब क्या बची है? ये हैं ट्राइब्स कौन से? जर्मैनिक ट्राइब्स हैं। तो अब क्या होता कि ये तीनों जो लोग ये हैं, एंजल, सेक्शन और ज्यूट्स, अब इन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड टू लिव पीसफुली। अब उन्हें कोशिश कैसा किया कि भाई हाँ, हमारा तो बहुत सारा नुकसान हो चुका है सबका ही, तो क्यों ना हो कि हम लोग नॉर्मलसी में से रहें, पीस में रहें। तो अब इसमें हम बात करते हैं पहले 4 मेजर डायलैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 4 मेजर डायलेक्ट बचे हमारे पास जो। अब वो कौन कौन से बचे? अब पहले तो हमने ट्राइब्स की बात की, ट्राइब्स कितने रहे अब हमारे पास? 3। हालांकि पहले मल्टी ट्राइब्स थे, उसके बाद 7 बचे थे। 7 के बाद अब फाइनली कितने बचे हमारे पास? 3। एंजल्स, सेक्शंस और ज्यूस। तो अब यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात करें, लैंग्वेज नहीं, डायलैक्ट, क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी, वो डेवलप नहीं थी। अब वो अपनी जो वहाँ की भाषाएं थी, डायलैक्ट जिसको बोलते हैं, जो कि एक भाषा नहीं होती, वो फुली डेवलप नहीं होती है, जिसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, उसको डायलेक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास मेन जो ओल्ड इंग्लिश की लैंग्वेज, जो डायलैक्ट्स इस पुरानी इंग्लिश के जो बचे, कौन कौन से बचे हमारे पास? नॉर्थम्बरियन, इन नॉर्दर्न, और कहाँ बोली जाती थी? इन नॉर्दर्न इंग्लैंड एंड साउथ ईस्टर्न स्कॉटलैंड। नॉर्दर्न इंग्लैंड और साउथ ईस्टर्न स्कॉटलैंड, तो इसका नाम क्या है? नॉर्थम्बरियम। तो देखो मैं कर्सर ले जा रहा हूँ इसमें मैप पे नीचे, इस जगह पे देखो, नॉर्थम्बरियम ये जो है लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती, यहाँ पे बोली जाती थी। अब मैरिशन कहाँ पे बोली जाती? सेंट्रल इंग्लैंड में। मैरिशन देखो, ये है सेंट्रल इंग्लैंड, ये वाला पूरा पार्ट जो है। अब यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है? कर्सर देखो, मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पे, मैरिशन। उसके बाद है कैंटिश। देखो कैंटिश बहुत छोटा सा इलाका है, इसी के साथ देखो लंदन लिखा है, लंदन के नीचे कैंटिश है। तो इस इलाके में कैंटिश भाषा बोली जाती थी। तो कैंटिश इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट में ये इंग्लैंड की ये बोली जाती थी कैंटिश। यहाँ पे देखो कर्सर में घुमा रहे हैं उसके गिर्द। अब कैंटिश के बाद फोर्थ हमारी जो लैंग्वेज थी वो थी वेस्ट सेक्शन। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी कि सबसे कम एरिया में बोले जाने वाली कैंटिश थी, उससे ज्यादा थी वेस्ट सेक्शन थे। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे बड़े बात करें, तो हमारे पास नॉर्थ अम्बेरियन और मैरिशन है, जिनका लगभग लगभग मैरिशन थोड़ा ज्यादा आता है। तो नॉर्थ अम्बेरियन एरिया के हिसाब से तो मान लो थोड़ा सा ही फर्क है, कम में इसमें। तो मेन ये अब डायलेक्ट जो बचे हैं बीच में, ये हमारे पास ये 4 डायलेक्ट बचे हैं। इनके जो बोलने वाले स्पीकर्स जो है, डायलेक्ट्स के स्पीकर हैं, वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब अब ये पीड जो हमारा है, ये कौन सा है? अब किस स्पीड में पहुंच चुके हैं हम? जहां पे ये ट्राइब्स बचे हमारे पास 3, या बाकी लोग इनके साथ मिले बाकी सारे, तो ये अब एंग्लो सेक्शन पीरियड शुरू होता है। आप देखो, मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा 410, 450 या 1060, बिकॉज ए क्वेश्चन कम्स ऑलवेज इन द पेपर दैट व्हाट इज द एज और टेन्योर बिटवीन, व्हाट इज द एज ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड को कहाँ से शुरू होता है? 410 से शुरू होता है, 450 से शुरू होता है, या 1060 से शुरू होता है? तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, चलो मैं इसके बाद मैंने एक और चीज यहाँ पे की है, ताकि आप समझने वाले सभी लोग इसको समझ पाए, कि सोचें, सोचने का मौका मिले, कि सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन भी लिखा है मैंने, सिलेक्ट और राइट इन कमेंट बॉक्स द पीरियड ऑफ एंग्लो सेक्शन सेक्शंस फ्रॉम द गिवन डेट्स। देखो, अब कहाँ से लेंगे? मान लो 650 से 1060 है, 650 से 1340 है, 1060 से 1340 है, या 450 से 650 है, 450 से 1060। तो एक्चुअली व्हाट इज, देखो मैं अभी बताने वाला हूँ कि एक्चुअल डेट क्या है इसकी। 450 से लेके 1060, 452 1066, दिस इज एंग्लो सेक्शन पीरियड। और या इसको हम आ, जब तक नहीं, हमारा ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो
इंग्लैंड इन द एंशंट टाइम वाज नॉट ए नेशन, जैसे मैंने पहले बात की, इट वाज नॉट ए नेशन बट इट वाज टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय मल्टी ट्राइब्स, मल्टी ओरिजिन पीपल, फॉर एग्जांपल वाइकिंग्स, सेल्ट्स, रवर्स, डैन्स, etc etc. एंड बाय 400 550 द मल्टीपल ट्राइब्स केम फ्रॉम द जर्मन जर्मन एरिया। जैसे जर्मन एरिया से जो लोग आए थे इस टाइम में, वो कौन से थे? द एंजल्स, सेक्शंस, सेक्शन कौन थे? फ्रॉम सेक्शनी एरिया से आए थे, और ज्यूस थे। And the first influence of people who came from Saxony, known as Saxon, on the area known as Britain or England। और इस वक्त तक सैक्सनी के पहले लोग थे, पहले आते गए थे सैक्सन जो थे उस पार्ट से। अब पहली बार ये यहाँ पे लोग आए थे। Many scholars of English literature consider the starting of development of English language from year 450। बहुत सारे लोग कहते हैं 450 से शुरू है, बट इट इज नॉट इजी। ऐसा बोलना बहुत इजी नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं 450 है, क्योंकि एक्टिविटीज चलती आ रही थी पता नहीं कब से, शुरुआत से कोशिश की जा रही थी। पर एट लार्ज स्केल जो हुआ, जब एट लार्ज स्केल जब लोग आते गए, इन्वेजन हुए, ब्लड शेड हुआ, तो दैट वाज द पीरियड ऑफ 450। बाकी हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि 450 में ही शुरू हुई ये चीज है। लोग कोशिश कर रहे थे पहले भी, पर ऐसा था कि वो स्मॉल स्केल में आ रहे थे, और स्मॉल स्केल में आने के साथ साथ क्या हो रहा था कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, या तो मारे जाते थे या फिर वापस जाना पड़ता था। तो यही इस तरह से हम कह सकते हैं कि 450 जो हमारा स्टार्टिंग पीरियड है, और 400 उसके बाद एक और डेट जो थी आती है हमारे पास, इट वाज 650 व्हेन पीस गॉट रिस्टोर्ड। अब क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने समझ लिया कि ब्लड शेड बहुत होगा, हो गया, अब हम मिलजुल के रहना सीखें। तो क्या हुआ कि जो ट्राइब्स बच्चे जो हमने बात की, एंजल, जूट्स एंड सेक्शंस, तो इन्होंने आपस में क्या किया कि देखो हम ऐसा करते हैं, हम लड़ाई से हमारा कुछ बनने वाला नहीं, अब हम क्या करें? फाइनली कुछ एक प्लेटफार्म पे आए, और कम से कम जिस देश, जिस जगह के लिए, जिस प्लेस के लिए, जिस लैंड के लिए हम लड़ रहे हैं, वहां पे आके अपना हम काम करना भी शुरू करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली एट दैट टाइम देयर वर मेन 7 ट्राइब्स, जो हमने बात की थी पहले, कि ये नॉर्थ में वासेक, सेल्स, पर्शियन एक्सेट्रा, ये सारे लोग थे साथ। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने साथ में कुछ लोग मर्ज हो गए, जीव एंजल्स के साथ, कुछ जीव्स के, कुछ सेक्शन के साथ। तो 3 ट्राइब रहे हमारे पास, एंड दी 7 मेजर ट्राइब्स गॉट फाइनली एस्टेब्लिश्ड इन दैट एरिया। और इस तरह से ये इस एरिया में रहे, एस्टेब्लिशमेंट कर ली उनने, सेटलमेंट हो गई। एंड द फर्स्ट एंग्लो सैक्सन किंग, और पहली दफा जो पहला जो किंग बना, बादशाह बना एंग्लो सेक्शन का, वो कौन था? क्योंकि एंग्लोज और सेक्शन जो थे वो मेजॉरिटी में थे, तो माइटी भी थे, डोमिनेंट थे, इसलिए उनका ये किंग बना। और किंग, उसका किंग कौन थे? एथलवेल, हु वाज द फर्स्ट एंजली सेक्शन किंग, गॉड कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। और क्या हुआ? वो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। क्यों? इसलिए कि मैं भी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल देवर क्रिश्चियंस, और ये जो चाह कि अगर यहाँ पे हुकूमत करनी है, इन लोगों को समझना, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। सो उसने अपने आप को सेक्रीफाई किया, उसने अपना रिलीजन जो था, कन्वर्टेड रिलीजन टू इनटू क्रिश्चियनिटी। तो किंग अल्बर्ट ऑफ कैंट जो था, इस तरह से क्या हुआ कि वो यहाँ पे बादशाह बन गए। देखो ये यहाँ पे शक्ल में दिखाया है मैंने कि किंग एथलबर्ट किस तरह के थे, बाकी इनका जो मिस्ट्री है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग अहेड, मैंने कोशिश की है कि इन जो, जिन हमने किंग्स की बात की, तो इनकी हम हुकूमत के, इनका रूल के बारे में बात करें अगर, कि एथलबर्ट जो किंग होता, फर्स्ट ऑफ द कैंट, कहाँ से? कैंटिश था वो। कैंट कैंटिश लोग थे, लोगों में से था। और एथलबर्ट उसका नाम था, एथलबर्ट वाज द किंग ऑफ कैंट कैंट फ्रॉम अबाउट 589 टिल हिज डेथ 24 फरवरी 1616। तो 599 से लेके 616, 24 फरवरी 216 तक इनका हुकूमत रही। तो ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन एडबेल्ट। तो रीन, इसकी हुकूमत रही 616 से 640 तक, टिल हिज डेथ, अपनी मौत तक। इसके बाद अगर हम बात करें आगे चल के, तो किंग अल्फ्रेड आए,
किंग एल्फ्रेड जो की बात यह है कि किंग एल्फ्रेड बहुत ही फेमस किंग था, क्योंकि हम इसी के लिए बात कर रहे थे किंग एल्फ्रेड तक पहुंचने के लिए, कि किंग एल्फ्रेड जो है बहुत ही ग्रेट किंग वहां के माने जाते हैं। तो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट वाज द किंग ऑफ वेस्ट सेक्शंस, वेस्ट सेक्शंस के किंग थे। और कब से? 1871 से लेके 886 तक। एंड किंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस फ्रॉम, और पहले किसके किंग थे वो? वेस्ट सेक्शंस के। उसके बाद क्या हुआ, जब इनके आपस में दो गुट आपस में जुड़ गए, तो अब ये किसके, अब एरिया भी बढ़ गया इनका, अब हुकूमत ये कर रहे हैं किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। तो अब ये एंग्लो सेक्शंस टीम के भी अब ये बादशाह बने, किंग बने। सो फ्रेंड्स, हमने कोशिश की यहां तक। अब मैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थ्री किंग्स, हम किंग एल्फ्रेड तक हमने बात की कि किंग एल्फ्रेड कब बने। किंग एल्फ्रेड 871 से 886 तक उनकी हुकूमत रही। हाँ, वहां पे वेस्ट सेक्शन में। और उसके बाद वो किसके किंग बने? एंग्लो सेक्शंस के। कहाँ से लेके? 886 से लेके 899 तक। तो ये जो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, सबसे महान किंग जो थे। और अब इनसे हम शुरुआत करें अपनी इंग्लिश हिस्ट्री को लिंक करने की। तीन किंग्स के माध्यम से आप समझ सकते हो कि अब फाइनली इंग्लैंड में, या ब्रिटेन उसको जब कहा जाता था, तो उस ब्रिटेन एरिया में, ये आज का इंग्लैंड जो है या यूके इसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये तीन जो बादशाह जो किंग्स रहे हैं, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है और एक लिंकेज रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें किंग एल्फ्रेड, इसके बाद में बाद में अभी ये बात की हमने कि एक बहुत ही महान किंग थे, ही वॉज ए ग्रेट किंग। तो एक और पूरी इंग्लिश हिस्ट्री में इसी को ही द ग्रेट किंग कहा गया है, किंग एल्फ्रेड को। हर क्वेश्चन कहीं आए, हु वाज कॉल्ड द ग्रेट किंग, किंग इन द इंग्लिश हिस्ट्री, तो द ग्रेट किंग किंग एल्फ्रेड को ही कहा गया, माना जाता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, हम बात करें कि अब हमारे पास, अब ये तो एंग्लो सैक्सन किंग थे, कौन? एंग्लो सैक्सन के कौन? किंग एल्फ्रेड। नो फ्रेंड्स, अब हम बात करें एक दूसरा बादशाह जो कि दूसरे एरिया से, ये कहाँ के? नार्मन किंग। नार्मन नॉर्मंडी, नॉर्मंडी कंट्री जो देश जो है, नॉर्मंडी के रहने वाले द नॉर्मनी किंग विलियम, इनका नाम है विलियम, या फिर विलियम द कंकर। ये भी बहुत मशहूर है, बहुत फेमस किंग रहे हैं, जिसका नाम है विलियम द कंकर। बहुत ही जंगजू रहे हैं, कहीं भी जाओ वो हमेशा हार नहीं खाई, क्योंकि कंकर करते थे किसी भी देश पे, किसी भी कहीं पे, इसका इनका मनाता है। तो नॉर्मन किंग है। अब इसके बाद तीसरा अब जो यहाँ पे नंबर पे हमने, मैंने बादशाह का किंग का नाम दिया, दैट इज ही इज हेरोल्ड गॉडविंसन। तो फ्रेंड्स, तीन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब नई शुरुआत हमारी ये, जो एक मेजर लेवल पे, एक बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, जब एक कोशिश की गई, इन्वेजन्स का मसला, सोल्यूशन, सिलसिला चलता रहा कि किस तरह से ब्रिटेन पे, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसी जगह थी हर कोई चाहता था वहां पे जाके अपना कब्जा करे। तो किंग अल्फ्रेड ऑलरेडी वहां के बादशाह है, एंग्लो सैक्सन के ये बादशाह है। अब विलियम द कंकरर जो ये तो नॉर्मंडी के बादशाह हैं, किंग ऑफ नॉर्मन है ये, किंग ऑफ नॉर्मन हैं। अब होता क्या है, दिस किंग एल्फ्रेड, ये किंग एल्फ्रेड आप देख पा रहे हैं, मैं इस कर्सर भी हमारा पहले ही जो शक्ल है, या पहले नंबर पे जो है द किंग एल्फ्रेड, थे तो बहुत ग्रेट, महान थे, बट देर वॉज नो हियर टू, मीन्स इसका कोई नहीं था आगे, इसका कोई बच्चा नहीं था, या कोई इसको आगे इसका राजपाट संभालने वाला कोई नहीं था, इसकी जायदाद संभालने वाला कोई नहीं था। एंड व्हाट हैपेंस, दिस पर्सन, दिस सेकंड किंग, दिस किंग ऑन द सेकंड नंबर, नॉर्मन किंग विलियम, विलियम द कंकरर, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। ये क्या थे? बहुत ही अच्छे दोस्त थे। किंग एल्फ्रेड और नॉर्मन किंग विलियम द कंकर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब होता क्या है, ये किंग एल्फ्रेड अपने मरने से पहले, बिफोर हिज डेथ, व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज हेल्दी, तो ही हैज प्रॉमिस्ड, उसने क्या किया था, एक प्रॉमिस किया था, किसके साथ प्रॉमिस किया था? दिस मैन, दिस पर्सन, विलियम द कंकर। एंड व्हाट वाज द प्रॉमिस? प्रॉमिस ये था कि आफ्टर माय डेथ, अगर मैं मर जाता हूं, तो यू विल बी द ऑनर ऑफ माई थ्रोन, मेरे जो भी थ्रोन है,
मेरा जो भी राजपाट है उसके आप ही लीगल हीर होंगे। आप उसमें उसको संभाल लेना। आप उसको अपना बना लेना, और आप ही यहाँ पे आके मेरे मेरे बाद अपनी हुकूमत चलाना, यहाँ पे आके एंग्लो सैक्सन एरिया में। अब होता क्या है, हेरोल्ड गॉडविंसन, इस पर्सन सीरियल नंबर 3, कि हेरोल्ड गॉडविंसन जो है, ये इस पहले वाले किंग किंग एल्फ्रेड के कौन है, ब्रदर इन लॉ, इनके ब्रदर इन लॉ है हेरोल्ड गॉडविंसन। ब्रदर इन लॉ किसके हैं, किंग एल्फ्रेड के। किंग एल्फ्रेड कौन है, ग्रेट किंग ऑफ इंग्लैंड हुए इस हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री में रहा है। अब किंग एल्फ्रेड का ये ब्रदर इन लॉ है, साला है। तो कुदरती बात, अब ये सोचता कि मेरे, कि किंग एल्फ्रेड के मरने के बाद आखिर मैं ही तो अपना हूं इनका। तो ही क्लेम द थ्रॉन। जब किंग एल्फ्रेड मर जाते हैं तो थ्रॉन पे कौन कब्जा कर लेता है, हाराल्ड गॉडविंसन। ये कब्जा कर लिया तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, विलियम द कंकरर, विलियम द कंकरर जो था, ही बिकम्स एंग्री। ये गुस्से में आ जाता है, इसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरा जो प्रॉमिस जो था, द प्रॉमिस दैट वाज मेड बाय माय फ्रेंड किंग एल्फ्रेड टू मी, और मुझे डिसीव किया गया, एंड ही वाज डिसीव्ड बाय किंग एल्फ्रेड्स ब्रदर इन लॉ हाराल्ड गॉडविंसन। सो व्हाट हैपेंस, अब होता क्या था, पहले बस यही जंगें होती, लड़ाइयाँ होती थी। तो इस तरह से मैंने आपको इन किंग्स, जैसे ब्रीफ अबाउट दीज 3 किंग्स, मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। तो चलो अभी एक बार फिर से बता देता हूँ कि किंग एडवर्ड द कन्फेसर कौन था, लास्ट एंग्लो सैक्सन या इंग्लिश किंग था, एंड लास्ट किंग ऑफ द हाउस ऑफ एसेक्स था। ही रूल्ड फ्रॉम 1042 टू 1066। इसने 1042 से लेकर 1066 तक उसने हुकूमत की, कहाँ पे, एंग्लो सैक्सन। तो ही हैड नो लेजिटिमेट हायर चाइल्ड, और ही वाज चाइल्डलेस, मैंने पहले जो आपको बता दिया। अब विलियम फर्स्ट द कंकरर, विलियम फर्स्ट कंकरर जो था, ही वाज ही रिमेन ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, नॉर्मंडी का ड्यूक था, फ्रॉम 1035 ऑनवर्ड्स, एंड द फर्स्ट नॉर्मन किंग ऑफ इंग्लैंड, और पहला नॉर्मन किंग बना इंग्लैंड का। फर्स्ट इंग्लैंड का किंग कौन था, किंग एडवर्ड, और पहला नॉर्मन किंग इंग्लैंड का कौन बना, विलियम द कंकरर, फ्रॉम 1066 आफ्टर द नॉर्मन conquest till his death in 1087। विलियम कंकर की पीरियड रहा वहां पे। अब बात करें हराल्ड गार्डविन से, मैंने पहले बता दी कि ही वाज ब्रदर इन लॉ। तो ये किंग एडवर्ड्स ब्रदर इन लॉ थे, reigned फ्रॉम 6 जनवरी टिल हिज डेथ ऑन 14 जनवरी। देखिए 6 जनवरी पे इन्होंने अपना क्लेम किया था थ्रॉन पे, एंग्लो सैक्सन थ्रॉन पे। और आखिरकार जब इन पे हमला हुआ, हमला किसने किया, हु इन्वेडेड, विलियम द कंकर, ही इन्वेडेड विद हिज आर्मी, विद हिज फोर्स। तो अब हुआ क्या कि किस डेट को मारा, एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं 1066 तो याद रख लेते हैं, पर ये पता नहीं कब वो डेट कौन सी थी, जिस दिन से नॉर्मन, जो एंग्लो नॉर्मन जो था पीरियड था, वो खत्म होता, कब होता, क्योंकि अब शुरू कौन सा होता है उसके बाद, नॉर्मन्स पीरियड शुरू होता है, क्योंकि नॉर्मन किंग विलियम द कंकरर अब यहाँ पे कब्जा कर लेता है। और डेट कौन सी है, और या दोनों चीजें, डेथ डेट भी हेराल्ड गॉडविंसन की, तो कोई पूछे तो हम कह सकते हैं 14 अक्टूबर 1066। और इसी के साथ अगर कोई एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात करे तो ये भी खत्म कब होता है, 14 अक्टूबर 1066। सो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। सो जब हमने बात की, मैंने आपको डिटेल डिटेल में आपको किंग्स के पिक्चर्स से भी आपको बताने की कोशिश की। आफ्टर दैट मैंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी आप किंग्स के बारे में दी। तो सो फ्रेंड्स, वाइल इन दिस वेसेक्स डायनेस्टी, किंग अल्फ्रेड वाज द ओनली किंग हु हैड बीन कॉल्ड एज द ग्रेट इन इंग्लिश लिटरेचर। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सिर्फ एक ही ऐसा किंग था, किंग अल्फ्रेड, जिसको द ग्रेट इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में जिसकी हिस्ट्री में जिसको द किंग, द ग्रेट किंग कहा जाता था, टू इन एंटायर इंग्लिश एम्पायर इन इंग्लिश हिस्ट्री। So friends, know that as I have already told you that there were no
एट दैट टाइम फाइनली दीज सेवन पावरफुल ट्राइब्स, जैसे मैंने बात की पहले ही, 7 ट्राइब्स थे, वेसेक्स, नॉर्थ मैरिशन, कैंटिश एटसेट्रा जो भी थे, इंक्लूडिंग सम अदर ट्राइब्स जैसे स्कैंडियंस थे, रवर्स थे, डैन्स थे, वाइकिंग्स, गॉथ्स, थैरिशियंस एंड मैरिशन, जैसे मैंने आपको थ्रू पिक्चर भी, थ्रू मैप भी आपको बताया। तो who has started living together under the common rule known as Anglo-Saxon। अब इन्होंने क्या किया, एक कॉमन रूल में रहना इन्होंने शुरू किया कि चलो अब लड़ाई झगड़ा हम बंद कर लेते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं बना, तो सभी जितने भी ट्राइब्स, माइटी ट्राइब जो बचे थे, अब इनने एक कॉमन कॉमन से कोशिश की कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं कि एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अब हम हमारा अपनी हुकूमत हो और हम लोग मिलके काम करें। तो इसके साथ क्या होता है, बट देयर कम्स अनदर इशू। हाँ, जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको थ्रू पिक्चर से ही आपको सारा कुछ बता दिया था, वही चीज यहाँ पे लिखी मैंने कि what happens कि इसके साथ come another issue when he started living together। Actually what happens, as the Anglo-Saxons were living peacefully, the famous King Edward the Confessor, the childless king, he didn't have a legitimate son to heir his throne after his death, and he was the friend of Norman King William the Conqueror, द किंग ऑफ नॉर्मंडी भी। हमने आपको ये पहले ही चीजें बता दी हैं। ए टेरिटरी इन फ्रांस, जो फ्रांस में था, नॉर्मंडी कहाँ थे, फ्रांस में है, और वहाँ का ये किंग था विलियम द कंकरर। सो टेक्निकली व्हेन ही वाज किंग ऑफ नॉर्मन्स, द नॉर्मन, ही वाज नॉर्मन किंग। सो किंग एडवर्ड द कन्फेसर हैविंग नो लेजिटिमेट हायर हैड प्रॉमिस्ड हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, विलियम कंकरर से वादा किया था कि मेरी मौत के बाद इंग्लैंड को, इंग्लैंड और एंग्लो सैक्सन लैंड, इंग्लैंड जो है, इसका वो आपको आफ्टर हिज डेथ उसको वो अपना फ्रंट बना लेंगे, अपनी हुकूमत में मिला लेंगे। सो अब होता क्या कि व्हाट हैपेंस में, जैसे मैं पहले बताया आपको कि हराल्ड गाडविनसन claims his right and becomes the king of Anglo-Saxon Britain। On this, William the Conqueror got angry for the promise not fulfilled। William the Conqueror attacks Harold Godwinson in 1066। तो 1066 में क्या होता है, विलियम द कंकरर जो है गुस्से में आ जाते हैं कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त ने वादा किया था, किंग एल्फ्रेड ने जो वादा किया था, इट वाज नॉट फुलफिल्ड एंड आई वाज डिसीव्ड बाय हिज ब्रदर इन लॉ, दिस एडवर्ड, किंग एडवर्ड। तो अब इस तरह से क्या होता है कि उसने जब उसने क्लेम किया उस पे, किंग एडवर्ड ने एंग्लो सैक्सन एरिया पे, तब हुआ क्या कि इसको गुस्सा आ गया, विलियम कंकर को, इन्होंने 1066 में क्या किया, हमला कर दिया। और इसी बैटल को क्या कहा जाता है, दो नामों से जानी जाती है, विच इज कॉल्ड बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इसको हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी कहते हैं, और द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। दोनों चीजें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में भी या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में, व्हेन डिड इट टेक प्लेस, तो क्या टेक प्लेस हुई थी 1066 में, और डेट पूछेंगे तो 14 अक्टूबर को उसका एंड हुआ था। हाँ, 1066 की डेट पूछी जाती, डेट यहाँ पे नहीं पूछी जाती, इसमें यहाँ पे ईयर ही पूछा जाता है। तो ईयर कौन सा है, 1066। सो फ्रेंड्स, विलियम द नॉर्मन किंग प्लान्स किया गया, होता क्या, जो हमला कर देता है, तो एडवर्ड किंग जो है, ही वाज आल्सो स्ट्रांग किंग। बोथ किंग विलियम ऑफ नॉर्मंडी एंड किंग एडवर्ड, दे वर स्ट्रांग। एंग्लो सैक्सन किंग जो, दे वर स्ट्रांग एंड इट वाज नॉट इजी टू डिफीट और टेक कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था विलियम कंकरर के लिए भी, हालांकि विलियम द कंकरर माना ही जाता है, इसको विलियम द कंकरर कहा जाता था। पर अपनी जगह पे रह के एडवर्ड भी बहुत स्ट्रांग था, उसकी भी एक स्ट्रांग आर्मी थी। सो विलियम द कंकरर, विलियम द नॉर्मन किंग प्लान्स वाइजली अगेंस्ट हिम। अब वो ऐसा कर ले तो ठीक है, इसको नुकसान पहुंचाना, उसको हार्म पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी आर्मी ने उसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। ही कॉल्स द आर्मी ऑफ आर्चर्स, आर्चर्स, तीरबाजों को बुलाया जाता है, टू शूट हिम फ्रॉम ए डिस्टेंस, बट द एंग्लो सैक्सन किंग हेराल्ड वाज केप्ट इन स्ट्रांग प्रोटेक्शन ऑफ द एंग्लो सैक्सन आर्मी। एंग्लो सैक्सन आर्मी जो है, उसको स्ट्रांग प्रोटेक्शन में रख लेती है। वो समझ लेते हैं किंग विलियम का प्लान, तो वो उसको स्ट्रांग आर्मी के प्रोटेक्शन रखते हैं। ही वोर आयरन शील्ड्स, लोहे के शील्ड वगैरह पहन लेता है, हेलमेट पहन लेता है, पैड्स वगैरह, सारी चीजें जो लोहे की, ताकि उस पे एरो जो है काम ना करे। सो इट बिकम वेरी टफ फॉर विलियम टू सक्सीड इन हिज मिशन। इस तरह से ये ट्रिक भी उसका नाकाम रहा, विलियम का।
तो अब होता क्या, सो ही कॉल्स ए टीम ऑफ ड्रम्स और बैंड पार्टी। अब उसको जब समझ के नहीं ऐसे कुछ होने वाला नहीं मेरे पास, तो अब सेकंड ट्रिक उसने कौन सा किया, अब उसने बैंड वालों को बजाया, बुलाया, ड्रमर्स की टीम को बुलाया, वो स्टार्टेड बीटिंग और प्लेइंग ड्रम्स, द नॉर्मन आर्मी शouted इन फेक चाय। उन्होंने ड्रम ढोल बजाने शुरू कर दिए, और नॉर्मन जो आर्मी थी, विलियम द किंग विलियम जो कंकर विलियम द कंकरर जो था, उसकी जो फौज जो थी, उन्होंने फेंक ली झूठ में, झूठी एक खुशी जाहिर करनी शुरू कर दी, इसलिए क्योंकि एक चालाकी थी उनकी, देयर वाज ए ट्रिक। तो क्लेमिंग falsely that they had killed the Anglo-Saxon किंग हराल्ड गॉडविंसन। उन्होंने कहा कि हमने किंग हराल्ड गॉडविंसन जो है उसको मार गिराया है, और किंग के मारने पे क्या होता था, उस देश की हार हो जाती थी, और कहते हैं हम अब उन्हें वो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन है झूठी खुशी, मारा नहीं गया है। देयर वाज ए ट्रिक, इसमें ट्रिक खेला था उसके साथ। द एंग्लो सैक्सन आर्मी स्टार्टेड डिस्पर्सिंग देमसेल्व्स। तो इतने में क्या हुआ कि उनकी जब उनने समझा कि सच में हमारा बादशाह जो मारा गया है, किंग हराल्ड मारा गया है, तो वो डिस्पर्स होने शुरू हो गए, वहां से भागने शुरू हो गए, बेचारे भागने दौड़ने शुरू हो गए। तो द एंग्लो सैक्सन पीपल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड एंड देन टू मेक इट श्योर दैट ही इज अलाइव एंड नॉट डेड। तो इसलिए क्या होता, बादशाह घबरा जाता है एडवर्ड, कि ये क्या हुआ मेरी आर्मी को, ये तो इसकी चीटिंग के जाल में आ गए। तो सो क्या होता है, ही रिवील्स हिज हेलमेट, अपना हेलमेट निकाल देता है बाहर, हेलमेट के शील्ड या शील्ड जो भी उसके लगे थे वो निकाल देता था, ये दिखाने के लिए फ्रॉम द हेड एंड फेस, सो दैट हिज पीपल डिड नॉट मिसटूक द फॉल्स क्लेम ऑफ नॉर्मन अटैकर्स। देन ताकि नॉर्मन के अटैकर्स जो झूठ फॉल्स जो क्लेम कर रहे हैं, तो उसकी आर्मी को पता चला कि आई एम सेफ, आई एम नॉट किल्ड। तो इतने में क्या होता है, ये फायदा उठा लेता है कौन, एंड देन नॉर्मन आर्चर शॉट हिम इन हिज आई। देखो ये भी चीज है, मारा था कहाँ मारा था, आई में ही मारा था, क्वेश्चन आए तो ये चीज याद रखने की है। तो दे द नॉर्मन आर्चर शॉट हिम इन हिज आई एंड डाइड ऑन द स्पॉट। उसी वक्त एडवर्ड जो किंग जो था मर गया। सो द नॉर्दर्न किंग विलियम क्लेम्ड द विक्ट्री एंड टुक कंट्रोल ओवर ब्रिटेन और इंग्लैंड। तो इस तरह से जब उसको तीर लगा, तो विलियम द कंकरर जो था, नॉर्मन जो किंग था, नॉर्मन ने उसने क्लेम कर दिया ब्रिटेन पे अपनी हुकूमत। सो फ्रेंड्स, सो द पीरियड ऑफ एंग्लो सैक्सन रूल कम्स टू एंड। इस तरह से एंग्लो सैक्सन जो पीरियड जो अब तक था, उस पर अब एंड हो गया। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मन किंग आ चुका है। क्यों एंड हुआ? 1066 में हुआ, और 1066 में भी कब? 14 अक्टूबर 1066। क्योंकि नॉर्मन को जो एंग्लो सैक्सन जो पीरियड जो था, उसका जो रूलर जो किंग, लास्ट किंग जो था, किंग एल्फ्रेड, वो मारा गया। किसके हाथों मारा गया? विलियम द कंकरर के हाथों मारा गया। विलियम द कंकरर कौन है? नॉर्मन किंग है, या किंग ऑफ नॉर्मंडी भी उसको कहा जाता था। अब ये फर्स्ट टाइम में नॉर्मन किंग ब्रिटेन पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, अब हुआ क्या, जब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इनकी अपनी अपनी भाषाएं थी, अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी। तो फ्रेंड्स, इसी नाम से मैंने यहाँ पे सब हेडिंग दी कि इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑन इंग्लैंड एंड लैंग्वेज। अब इंग्लैंड या ब्रिटेन की, ब्रिटेन भी कह सकते हैं इसको, तो ब्रिटेन उस वक्त ब्रिटेन ही उसका कहा जाता था, तो या इंग्लैंड कहा जाता था। तो इसकी लैंग्वेज पे नॉर्मन की कंक्वेस्ट का क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ? तो व्हाट इम्पैक्ट डिड नॉर्मन कंक्वेस्ट मेड, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? तो फाइनली हुआ क्या, जब ये नॉर्मन कंक्वेस्ट शुरू हुई तो क्या हुआ था, फाइनली हमारे पास 7 ट्राइब्स बचे थे, एंग्लो, एंगल्स, सैक्सन, ज्यूड्स, फेरिशियंस, ब्रेटन्स, पिक्ट्स एंड फ्रैंक्स। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने भी इनके साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिए, मर्ज हो गए, उन लोगों के साथ मिल गए, तो फाइनली क्या, डोमिनेट जो कितने ट्राइब्स रहे हमारे, 3 रहे थे, जिनको हम एंजल्स, ज्यूड्स और सैक्सून कहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि डायलेक्ट्स की बात करें अगर हम, तो डायलेक्ट्स कितनी बची हमारे पास? 4 डायलेक्ट्स हमारे पास अभी बची। बाकी तो सारी छोटी छोटी बहुत सारी डायलेक्ट्स थी, अब वो खत्म हो चुके, उनके बोलने वाले खत्म हो चुके, या जो कोई बच्चे भी थोड़े पूरे, उन्होंने दूसरों के साथ मिलना शुरू कर दिया, तो उनकी ही भाषा उन्होंने अपना ली। तो फाइनली क्या होता है कि 4 डायलेक्ट्स अब तक बची हमारे पास 1066 तक। कौन कौन से? नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश था, जिसको जो एक डायलेक्ट किसका, ओल्ड इंग्लिश इंग्लिश का। अब मैरिशियन है, कैंटिश है, और वेस्ट सेक्शन, ये हमारे पास बचे
डायलेक्ट्स। अब ये डायलेक्ट्स की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंग्लिश कहाँ से निकली है, इन ही डायलेक्ट्स में से किसी एक में से निकली। अभी बताने वाला हूं। इस पिक्चर के माध्यम से अगर हम इसको देखें, देखो हमारे पास ये फैमिली है, लैंग्वेज फैमिली है, इनकी बाउंड्रीज हैं। जैसे एडनबर्ग है, हाइडेरियंस हैं, वालधुरन है। अब देखो ये मेन, यहाँ पे क्या बोला जाता है, नॉर्थम्ब्रियन है, मैरिशियन है। यहाँ पे मैरिशियन, ये हमारे पास जो डायलेक्ट अब बचे, मेजर डायलेक्ट, क्योंकि बाकी छोटे छोटे वो खत्म हो गए। अब बोलने वाला है भी कोई तो वो भी अब किसके साथ करे बात, क्योंकि मैं मेजोरिटी ऑफ पीपल आर द स्पीकर्स ऑफ दीज डायलेक्ट्स, नॉर्थम्ब्रियन, मैरिशियन, कैंटिश, वेस्ट, ये जो है वेस्ट सेक्शन जो है, नॉर्थम्ब्रियन ये वाली जी कर्सर जहाँ पे घुमा रहा हूँ, मैरिशियन वाला ये पार्ट है, ये बड़े वाला पार्ट, मैरिशियन वाला भी काफी बड़ा पार्ट है। उसके बाद कैंटिसबर्ग छोटा सा एरिया है, और वेस्ट सेक्शन छोटा सा विचार। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट जो क्यों ब्रिटेन है, पूरा ये जो ग्रीन में है। अब ये क्या है, ये ग्रीन इसी जगह के लिए सारे लोग लड़ रहे थे। सारे जो भी जहां जहां से लोग आए थे इन्वेडर्स, इन्वेड करते थे, ये यही एरिया है जिसके लिए ये लोग सारे कोशिश कर रहे थे। अब इस लोग पे यही लोग बसे हैं इस जगह एरिया में, और इनका अब भाषाएं जो बची वो यही बची, कौन सी बची है, नॉर्दर्न, मैरिशन, कैंटिश और वेस्ट सेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज बाउंड्री की, अब देखो यहाँ पे क्लियरली बाउंड्री दिखाई है, तो नॉर्दर्न ये है, वेस्ट मिडलैंड ये वाली भाषा है, साउथ ईस्टर्न वाली ये वाली भाषा है, साउथ वेस्टर्न वाली ये वाली भाषा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, ये एरिया भी काफी है, पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एरिया क्या है, ईस्ट मिडलैंड वाला है। उसके बाद नॉर्दर्न वाला है, वेस्ट मिडलैंड है, वेस्ट मिडलैंड है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न है, साउथ वेस्टर्न है। अब ये वाला बीच वाला जो पार्ट, क्योंकि इधर से भी देश था, तो ये वाला पार्ट इसमें जो भी बोलने वाले लोग हैं, वो क्या है, तकरीबन तकरीबन कॉमन भाषा है उनकी, है कॉमन भाषा है। इन सब दूसरे जो डायलेक्ट बोलने वाले स्पीकर्स हैं, इनकी भाषा से थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ वर्ड्स जो कॉमन है। और इस तरह से ईस्ट मिडलैंड वाला जो बना है, वो कोई इस भाषा को क्या, क्योंकि ये मिक्सचर है, एक मिक्सचर है। अब ये प्योर भाषा, प्योर डायलेक्ट नहीं रहा यहाँ, ये एक ऐसा मिक्सचर बना है कि अब ये जो है, ये काम चला सकती है, ये वाली इनकी जो भाषा बोलने बनने वाली है, वो काम चला सकती है, तकरीबन के सारे ही इस एरिया पे समझ सकते हैं इस भाषा को। तो सो फ्रेंड्स, दिस वाज द पार्ट ईस्ट मिडलैंड, दिस वाज द पार्ट ईस्ट मिडलैंड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो यही वो है, और क्वेश्चन आए कि कौन सा वो डायलेक्ट है कि विच emerged और विच हेल्प टू मेड इंग्लिश ए लैंग्वेज। तो ये कौन सा पार्ट है, यही है ईस्ट, ईस्ट मिडलैंड। सो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा डायलेक्ट जो था जिससे इंग्लिश बनी। सो वो कौन सा है, ईस्ट मिडलैंड। तो फ्रेंड्स होप आपको इस चीज की समझ आई होगी। और कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ड्यू टू द डोमेन्स ऑफ द कॉमनली स्पीकिंग पीपल ऑफ ईस्ट मिडलैंड, अब ईस्ट मिडलैंड जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, क्या इस ईस्ट मिडलैंड की ही डायलेक्ट जो वो डायलेक्ट जो है वो इंग्लिश में क्यों बन गई। तो ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द कॉमनली स्पीकिंग पीपल ऑफ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स, द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स डेवलप्ड एंड केम टू एग्जिस्टेंस एज इंग्लिश लैंग्वेज। तो फाइनली आपको पता चल गया इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी, कैसे वजूद में आई। तो सो फ्रेंड्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। और ये स्टोरी आप सुन रहे थे अपने दोस्त, अपने फ्रेंड डॉक्टर विपिन से। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कोशिश की कि हम आप आगे भी आपको बहुत सारी चीजें बताते बताते जाएंगे, क्योंकि एक सीरीज में। तो सो फ्रेंड्स, फाइनली एक रिक्वेस्ट रहती है मेरी, सो फाइनली आई वुड लाइक टू पुट सम क्वेश्चंस फॉर यू टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज पुट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड टेस्ट योर नॉलेज प्लीज। अब तक जो मैंने आपको कहानी सुनाई, जो भी इंग्लिश की हिस्ट्री मैंने आपको सुनाई, इसमें से आपको कितना याद रहा, कितना आप ग्रैब कर पाए, कितना आपसे छूटा है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आए हैं, इनका क्वेश्चन आंसर आप जो है अपनी इस मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। और साथ में ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि प्लीज मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, उन पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंच सक पाएँ। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी चीज़ है, क्योंकि किसी भी लेवल का कोई लेवल नहीं, कहीं से भी, किसी को भी, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश टीचर का स्टूडेंट है कोई है, चाहे वो स्कूल लेवल है, आपका कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, या फिर आप रिसर्चर हो, जो भी लेवल है, या एस्पायरेंट्स हो किसी नेट के सेट के, किसी टीचिंग लेवल का, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज यूनिवर्सिटी के, तो फ्रेंड्स ये सबके लिए इंपॉर्टेंट एक कॉमन सा पार्ट है, और नॉलेज के लिए हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, आई विश प्लीज यू विल सपोर्ट मी, हाँ भाई, सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि आप इनके अगर आपको इस बात की समझ आई, आपने ग्रैब किया है जो भी हमने अभी तक मेहनत की, तो ग्रैब किया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप जरूर इसका आंसर देंगे मुझे। अगर आपको ऐसे यहाँ पे नहीं आता, दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देखें, और कहाँ पे ये क्वेश्चन हैं, इनके आंसर कहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने इसमें नहीं दिए, खाली मैंने थोड़ा सा दिया है जजमेंट के लिए। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन है, व्हेन एंड वेयर वाज इंग्लिश ओरिजिनेटेड एज ए लैंग्वेज? अब और कहाँ इसकी ओरिजिन हुई इंग्लिश की? क्वेश्चन नंबर टू है, नेम ऑल द मेजर ट्राइब्स मेंशन्ड इन दिस लेक्चर। जो भी मेजर ट्राइब्स जो हमने मेंशन किए, बहुत सारे तो अनमेंशनड है, लेकिन कुछ ट्राइब्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, मेजर ट्राइब्स, उनके नाम यहाँ पे नाम बताएं आप। क्वेश्चन नंबर थ्री है, नेम फोर मेन डायलेक्ट्स ऑफ दिस पीरियड। ये जो पीरियड जो हमने पढ़ा जो लेक्चर में, इसके मेजर डायलेक्ट्स कौन कौन से थे? क्वेश्चन नंबर फोर, विच मेजर डायलेक्ट कंट्रीब्यूटेड मच टू डेवलप इंग्लिश एज ए लैंग्वेज? और कौन सा वो मेजर डायलेक्ट था जिसने इंग्लिश को बनाने में अपना रोल अदा किया? सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आई एम योर फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका भाई, डॉक्टर विपिन। सो फ्रेंड्स, होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज के बाद हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश का नेक्स्ट, यहाँ तक बात की हम, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। तो हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।